नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। उत्तराखंड में भी कफ सिरप को लेकर धामी सरकार सजग, मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी शुरू। हरिद्वार में अर्ध कुंभ की तैयारी के लिए शहरी विकास विभाग ने 200 करोड़ की विकास योजनाओं को दी मंजूरी। पहाड़ों पर सड़क न होने की मार, लोगों ने डोली में बीमार बुजुर्ग को लेकर नापी 5 किलोमीटर की दूरी। उत्तराखंड में स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध, ऊर्जा निगम की टीम को लेनी पड़ी पुलिस की मदद। चमोली के संतोपथ ट्रैक पर गए बंगाल के पर्यटक की मौत, 5 साथियों संग भटक गया था रास्ता। और उत्तराखंड में मौसम ने बदली करवट, 3 दिन भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की दिशा में अब सरकार गंभीरता से कदम बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए स्थान चिन्हित करने के लिए निर्देश दिए हैं। वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 48,676 लाख रुपए की पर्यटन योजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जो प्रदेश में पर्यटन के नए आयाम स्थापित करेंगे। भारत सरकार और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो उत्तराखंड में यात्राएं हुई हैं, जो जब आते हैं वो तो वो कुछ ना कुछ हमें एक नई सोच देते हैं। उसी के संदर्भ में जो विंटर टूरिज्म की एक विचार है कि जो शीतकाल में भी हमारे यहाँ पर्यटक आए, और इसी प्रकार एक विचार है कि उत्तराखंड को एक वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी स्थापित किया जाए। तो ये सारे प्रयास हैं जिसके तहत जो हमारा पर्यटन का दायरा है वो और विस्तृत हो, और जो पीक सीजन के कारण जो समस्याएं होती है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नैनीताल आने वाले पर्यटकों व स्थानीय लोगों को सरकार ने राज्य सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री की घोषणा के मुताबिक मल्लीताल में रजत जयंती पार्क बनाया जाएगा। 48.69 लाख की लागत से बनने वाले इस पार्क में पर्यटकों के लिए ओपन जिम, किड्स प्लेइंग एरिया, आपको बता दें गजीबो, रबर ट्रैक जैसी सुविधाएं जुटाई जाएंगी। पालिका ईओ रोहितास शर्मा ने बताया कि पालिका ने मल्लीताल बोट हाउस क्लब के समीप के पार्क को रजत जयंती पार्क के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव शासन को भेजा था, जिसके लिए शासन से पहली किस्त के रूप में 24 लाख रुपए जारी हुए हैं। पालिका स्तर पर निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि नैनीताल झील की नैसर्गिक सुंदरता निहारने हर साल लाखों पर्यटक नैनीताल पहुंचते हैं। इन पर्यटकों के खरीदारी के लिए पर्याप्त बाजार, घूमने के लिए तमाम पर्यटन स्थल तो हैं, मगर सार्वजनिक स्थान पर बैठकर समय बिताने के लिए कोई सुविधा नहीं है। पूर्व में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल के बोट हाउस क्लब के समीप स्थित पार्क को रजत जयंती पार्क बनाने के लिए चिन्हित किया है। आपको बता दें, पूर्व में ये होने के बाद पार्क बदहाल पड़ा था। ये नगर पालिका परिषद नैनीताल के द्वारा ये बोट हाउस क्लब के सामने एक हमारा पार्क है, वो बड़ा जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। उसको पूर्व में भी किसी प्राइवेट संस्था को दिया गया था, वो भी इसका संचालन नहीं कर पाई। अब माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं के अंतर्गत ये पूरे राज्य में रजत जयंती पार्क का निर्माण किया जाना है, जिसमें हमारे नगर पालिका परिषद नैनीताल के द्वारा भी किया जा रहा है। राज्य सरकार को भेजिए, जो अनुमानित लगभग हमारे 50 लाख के आसपास की है, और इसको एक भव्य तरीके से, इसमें झूले भी हैं, इलेक्ट्रिक लाइटों का भी है, पार्क का भी है, और इसके फव्वारे का भी है, जिम का भी है, इसकी व्यवस्था की गई है। जो हमने डीपीआर की भेजी गई थी राज्य सरकार को, स्वीकार भी हो गई है, और इसका पैसा भी शीघ्र हमको प्राप्त होने वाला। रुक रही अगली खबर का खबर देवभूमि से है, जहां मानसून सीजन के शुरू होते ही उत्तराखंड में भारी बारिश ने तबाही मचा दी और 4 धाम यात्रा भी अपने चरम पर चल रही थी। तो वहीं आपदा के कारण यात्रा को बीच में ही रोकना पड़ा। लेकिन उत्तराखंड में आपको बता दें, उत्तराखंड में आई इस
भारी आपदा के समय पूरी प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम लोगों को राहत पहुंचाती रही, लोगों के साथ खड़ी रही। चाहे दिन हो या रात, 24 घंटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश में राहत बचाव कार्य जारी रहा, जिसके कारण बहुत अधिक जनहानि नहीं हो पाई। वहीं मानसून समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाले कार्मिकों का सम्मान किया। बतौर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिछले 3 महीनों में उत्तराखंड में भयंकर आपदा का दौर था और इस आपदा में हमारी सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, स्वास्थ्य विभाग की टीम, अग्निशमन के जवानों ने दिन रात एक करते हुए राहत बचाव का कार्य किया, जिसके फलस्वरूप उत्तराखंड में जान माल की हानि नहीं हुई। इसलिए आज सभी ऐसे लोगों को सम्मानित किया गया है। निश्चित रूप से इन सभी का साहस और समर्पण हमारे लिए प्रेरणा है। पिछले लगभग 3 माह से पूरे राज्य के अंदर भयंकर आपदा का दौर था और इस आपदा में हमारे सेना के जवान, आईटीबीपी के, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस के जवान, अन्य विभागों के हमारे अग्निशमन दल के लोग, सभी ने, जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, सब ने मिलकर इस आपदा के बुरे समय में तो आपदा में जो प्रभावित हुए लोग थे, घायल लोग थे, उनकी जान बचाने से लेकर अनेक कार्यों को धरातल पर लोगों की मदद की, बड़ी राहत पहुंचाने का काम किया। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस ने स्वास्थ्य विभाग में मशीनरी की खरीदारी व टेंडर प्रक्रिया सहित विभागों में ट्रांसफर प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने आज प्रेस वार्ता कर, आपको बता दें, करण महारा ने प्रेस वार्ता कर ये जानकारी दी है कि उत्तराखंड का स्वास्थ्य महकमा बड़ा गड़बड़ झाला कर रहा है। खून निकालने वाली वैन फाइंडर मशीन जो कि अधिक से अधिक 50,000 की आती है, वह 5.5 लाख में खरीदी गई है। इसके साथ ही सीटी स्कैन और एमआरआई मशीन खरीदने के टेंडर को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। टेंडर प्रक्रिया के दौरान भारतीय कंपनी को टेंडर ना देकर चीन की कंपनी को टेंडर दिया गया। आखिर इसकी वजह क्या है? इसके साथ ही कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी स्वास्थ्य विभाग के ट्रांसफर प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए। हमारे सम्मानित सभी पत्रकार बंधु, अध्यक्ष जी ने और आदरणीय गणेश गोदियाल जी ने यहाँ से रवाना की और हमें आदरणीय अध्यक्ष जी हैं, हमारे अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष भाई मदन लाल जी हैं, मीडिया सलाहकार पत्रों के साथ यहाँ उपस्थित हूँ। इसमें माननीय अजय भट्ट जी का पत्र जो मंडी परिषद के कार्य की गुणवत्ता के विरोध में है वो भी है। इसमें वेन फाइंडर की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो भी है और कितने में खरीद भी है। 5 करोड़ 81 लाख के आसपास की मशीनें खरीदी गई 5.5 लाख के हिसाब से, वो भी है। एमआरआई मशीन्स का दुरुपयोग भी है और सीटी स्कैन मशीनें खरीद के 1.5 साल से पड़ी हैं, इंस्टॉल नहीं हो पाई। कोविड पीरियड में नोएडा में जो भर्तियां आयोजित की गई, परीक्षाएं आयोजित की गई, जिस समय स्कूटर निकालने की परमिशन नहीं थी, उस समय वहां कौन गया? और बड़ी संख्या में वो भर्तियां निकली, वहां कौन गया? हमारे प्रदेश में क्यों नहीं वो भर्तियां आयोजित की गई सहकारिता विभाग? दूसरा, मैंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने लिखित रूप में मुख्यमंत्री को, उस समय के मुख्यमंत्री को ये कहा कि 20-20 लाख में नौकरियां बेची जा रही हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर अल्मोड़ा से है, जहां चल रहे 7 दिवसीय सहकारिता, आपको बता दें, मेले के दूसरे दिन मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारिता व प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने मेले का शुभारंभ किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि इस साल अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में किया था। इसके बाद उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में सहकारिता मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसका
इसकी शुरुआत अल्मोड़ा जिले से की गई है और देहरादून में दिसंबर माह में इसका समापन होगा। उन्होंने कहा कि इस मेले के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे किसान को पूरे भारत में एक बड़ी मार्केट उपलब्ध कराए जाने की तैयारी की जा रही है। वहीं जो हमारे प्रादेशिक उत्पाद मिलेट्स, मडुआ, जुंगरा, काले भट्ट, मदिरा, धान सहित उत्पादों को एक वैश्विक पहचान दिलाना और प्रदेश में लगभग 3 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। और पूरे उत्तराखंड में हम लोग 13 के 13 जिलों में सहकारिता मेले लगा रहे हैं। इसकी शुरुआत अल्मोड़ा से शुरू की हमने और देहरादून में दिसंबर के महीने में इसका समापन होगा। इसके 3 टारगेट हैं। पहला टारगेट ये है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए जो हमारे किसान हैं, जो हमारे अन्नदाता हैं, उनको एक बड़ी मार्केटिंग की तैयारी चल रही है पूरे देश में। दूसरा टारगेट ये है कि हमको पूरे प्रदेश में लगभग 3 लाख दीदियों को लखपति दीदी बनाना है। कैसे? तीसरा ये है कि जो हमारे मिलेट मिशन का काम चल रहा है पूरे उत्तराखंड में, हमारे जो बीज हैं, हमारा जो मंडवा है, हमारा जो झंगोरा है, हमारे जो धान हैं, इनको एक वैश्विक पहचान देना है। और मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि हमारे जितने भी एसएचजी ग्रुप हैं वो इन मेलों में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और पूरे प्रदेश में लगभग 100 दिन का एक बड़ा व्यापक अभियान हम चलाने जा रहे हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर मंगलौर से है, जहां आगामी त्योहारों को देखते हुए मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए मंगलौर कोतवाली प्रभारी अमरजीत सिंह ने लंढोरा में 2 पहिया वाहनों का चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के तहत कस्बे में बिना नंबर प्लेट लगाए सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों को रोककर सघन चेकिंग की गई। पुलिसकर्मियों ने इस दौरान वाहनों के दस्तावेज की जांच की। कागजात न दिखा पाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 1 दर्जन मोटरसाइकिल सीज करते हुए दर्जनों गाड़ियों की चालान की है। कोतवाली प्रभारी अमरजीत सिंह ने बताया कि अभियान के तहत 2 पहिया वाहनों की चेकिंग करते हुए दंडात्मक कार्रवाई की गई। बिना नंबर प्लेट के जो संदिग्ध व्यक्ति घूमते हैं उनका 2 पहिया चालान को एक अभियान मंगलौर पुलिस द्वारा चलाया गया, जिसमें चौकी लंढोरा क्षेत्र अंतर्गत 15 से ज़्यादा बाइकें जो सीज की गई और बाकी जो गलत। रुक करेंगे अगली खबर का। देहरादून उत्तराखंड कांग्रेस ने आज भाजपा सरकार की अग्निवीर योजना के विरोध में देशव्यापी आंदोलन शुरू किया, जिसका नेतृत्व प्रदेश के कांग्रेस पूर्व सैनिक विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस आंदोलन के माध्यम से कांग्रेसी सड़कों पर उतरे और अग्निवीर का पुरजोर विरोध भी करेंगे, जिसका शुभारंभ प्रदेश अध्यक्ष ने हरी झंडी दिखाकर किया है। गढ़वाल रेजिमेंट और कुमाऊं रेजिमेंट जैसी गोरखा रेजिमेंट, फर्स्ट नागा, इनका होम है, इनका घर है और इनका गौरवशाली इतिहास है। आज देश में अग्निपथ योजना लाकर उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान और हरियाणा, इन राज्यों को भारी नुकसान बीजेपी की सरकार ने किया है। भारतीय फौज को कमजोर करने की साजिश के रूप में मैं इसे देखता हूं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर डोईवाला से है, जहां वन्य जीव संरक्षण सप्ताह के अंतर्गत आज आपको बता दें लच्छीवाला रेंज में पहाड़ी पेंडलर्स संस्था के सहयोग से एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। ये रैली देहरादून स्थित ISBT से शुरू होकर लच्छीवाला नेचर्स पार्क तक निकाली गई, जिसका उद्देश्य लोगों को वन्य जीव संरक्षण के प्रति जागरूक करना था। रैली के समापन पर लच्छीवाला टोल प्लाजा पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों की संवेदनशीलता को लेकर संवाद हुआ। इस अवसर पर वन क्षेत्राधिकारी मेधावी कीर्ति ने पहाड़ी पेंडलर्स संस्था का आभार व्यक्त करते हुए संस्था के सहयोग से लच्छीवाला रेंज में जन जन तक ये संदेश पहुंचेगा कि वन्य जीव हमारे लिए अनमोल है।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लक्सर प्रशासन द्वारा सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, मोड़ाखेड़ा कला गांव में चिन्हित किए गए 47 अवैध कब्जों को बुलडोजर से ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। लक्सर तहसील प्रशासन ने ग्रामीणों के भारी विरोध के बीच अभी तक 27 अवैध कब्जों को ध्वस्त कर दिया है। पहले तहसीलदार प्रताप चौहान ने राजस्व विभाग और पुलिस टीम के साथ बुलडोजर से 10 लोगों के द्वारा किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त किया। लक्सर तहसील प्रशासन अवैध कब्जों को हटाकर सरकारी भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करा रहा है। कई मामलों में न्यायालय के आदेश के बाद कब्जेदारों को वहां से हटाया गया है। तो क्योंकि 47 अतिक्रमण थे तो एक दिन में संभव नहीं था। कल हमने 12-13 हटा दिए थे और 30-35 अतिक्रमण आज अभी भी, बल्कि मेरे ख्याल से 27-28 हो चुके हैं, 4-5 और बचे हैं। विरोध तो नहीं हो रहा, देखो ज़्यादातर लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, विरोध तो नहीं कर रहे हैं। अब वो तो देखो, अगर अतिक्रमण किया है तो हटना ही, आज दिन तो कल हटना ही, सबको पता है। तो विरोध ऐसा नहीं है, मतलब ज़्यादातर लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हल्द्वानी से है, जहां आपको बता दें, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और 8वें राष्ट्रीय पोषण माह अभियान के तहत नगर निगम ने शिविर आयोजित कर महिलाओं का हेल्थ चेकअप किया, सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए। कार्यक्रम के अंतर्गत नगर निगम में कार्यरत महिलाओं सहित महिला पर्यावरण मित्रों को लाभान्वित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने पहुंचे पूर्व केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री नैनीताल संसदीय क्षेत्र के सांसद अजय भट्ट ने सभी को स्वास्थ्य के प्रति सजग करने की सलाह दी। इसके लिए समय समय पर महिलाओं सहित सभी को स्वास्थ्य परिवार परीक्षण कराते रहने चाहिए, ये बात कही। आयोजन में शामिल नगर निगम के मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने कहा कि महिलाओं का उनका स्वस्थ रहना जरूरी होता है, क्योंकि एक महिला पूरे परिवार को स्वस्थ बनाए रखने की जिम्मेदारी उठाती है। परिवार के प्रति ध्यान दे पाएंगे तो हमारा उद्देश्य है कि वो और स्वस्थ रहें, मजबूत रहें। और इस पर सर हम लोग ने हमारी सभी जो हमारी महिला स्टाफ यहाँ पर नगर निगम द्वारा जो आज स्वच्छता ही सेवा है, एक पूरा जो पखवाड़ा चल रहा है उसके अंतर्गत ये कार्यक्रम लिया है। ये बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया गया है। माताओं बहनों के लिए तो ये जो कार्यक्रम है ये वरदान साबित हो रहा है। हमारे जो पर्यावरण मित्रों में महिलाएं जो काम करती हैं उन सबके स्वास्थ्य परीक्षण के लिए हमने यहाँ पर एक स्वास्थ्य कैंप लगाया है, जिसमें 4 गायनीज और चंदन से जो जांच वाले हैं वो पैथ लैब के लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, उनकी जांचें भी होंगी, उनका परीक्षण भी किया जाएगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा क्षेत्र में खसरा संख्या 174, 175, 176, 180 व 181 से जुड़े जमीनी विवाद को लेकर प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। ईश्वर चंद्र बंसल द्वारा जिलाधिकारी को दिए गए आवेदन के आधार पर प्रशासन भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचा। उप जिलाधिकारी ने ईश्वर चंद्र बंसल और महेंद्र ठाकुर के बीच चल रहे विवाद को संज्ञान में लिया। ईश्वर चंद्र बंसल ने आरोप लगाया कि फर्जी स्टेट के आधार पर 54 बीघे की जगह 57 बीघे जमीन बेची गई, जबकि महेंद्र ठाकुर ने जांच को निराधार बताया। तहसीलदार बीरेंद्र सिंह सजवान ने बताया कि नापजोख के बाद विवादित भूमि 174, 75 और 76 खसरा संख्या में ही पाई गई, जबकि 180 की भूमि अलग है। चौहद्दी स्पष्ट न होने के कारण जांच फिलहाल रोक दी गई। रजिस्ट्री की कॉपी प्रस्तुत करने के बाद पुनः जाँच की जाएगी। कोर्ट के आदेश की पैमाइश नहीं है। कोर्ट के आदेश की पैमाइश तो भी होगी, उस सर्वे कमीशन के लिए हमने लगा रखा है, कोर्ट में पेंडिंग है वो, अभी उसमें कोर्ट से कमीशन होगा। ये ईश्वर बंसल के प्रार्थना पत्र पे जांच हो रही है। इससे पहले भी 3-4 बार जांच हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र दिया था, उस पर जाँच हुई। DM साहब को प्रार्थना पत्र दिया, उस पर जाँच हुई। का विवाद चल रहा है, पर कोर्ट के आदेश पे पैमाइश की हुई है। ये जो एक पक्ष है ईश्वर चंद्र बंसल, इनके द्वारा जिलाधिकारी महोदय को भी चिट्ठी दी गई थी आवेदन के आधार, उसके आधार पर 174, 75 और 76 और 180 के मध्य जो विवाद चल रहा है उसमें जांच की गई है। और रेलवे ट्रैक जो अपनी जगह पे स्थित है वहां से जांच करते हुए ये लाया गया है कि क्या जो विवादास्पद प्लॉट है वो 180 में है या अपनी जगह पे 174, 75, 76 में है।
तो 74, 75, 76 को 180 दिखा करके कोर्ट से झूठा स्टे ले लिया और इसके पास जो 54 बीघे जमीन 180 में है, 54 बीघे की जगह 57 बीघे जमीनें बेच चुका है, जिसके प्रूफ हमारे पास हैं। 3 बीघे सरकारी जमीन बेच चुका है। प्रशासन उस पर कार्रवाई में लगा हुआ है। जिस दिन दाखिल खारिज वगैरह वगैरह हो गए उस दिन पता लग जाएगा। इसके होटल के नाम 1 बीघे की भी रजिस्ट्री नहीं है। फिलहाल खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। देवभूमि के अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाली चारधाम यात्रा के कपाट बंद होने की तिथियां निश्चित हो चुकी है। आपको बता दें कि इस बार आपदा की चुनौतियों के बावजूद चारधाम यात्रा श्रद्धालुओं की संख्या नए रिकॉर्ड बनाती नजर आई। आपको बता दें अब तक चारधाम यात्रा व हेमकुंड साहिब के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 46 लाख के पार पहुंच चुका है, जबकि बीते वर्ष पूरे यात्रा काल में 48 लाख श्रद्धालुओं की संख्या को दर्ज किया गया था। प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ चारधाम यात्रा इस साल 30 अप्रैल को शुरू हुई थी, लेकिन प्रदेश में भारी बारिश और ओलावृष्टि, बादल फटने, भूस्खलन की घटनाओं के बीच चारधाम यात्रा के संचालन में काफी बड़ा असर देखने को मिला। इसके बावजूद मौसम की चुनौतियों को देखते हुए कई बार प्रदेश सरकार ने यात्रा को स्थगित भी किया। उत्तरकाशी के धराली व हर्सिल क्षेत्र में आपदा के कारण गंगोत्री व यमुनोत्री की यात्रा पूरी तरह से बाधित रही। चुनौतियों से पार पाने और मौसम खुलने के बाद चारधाम यात्रा ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। चार धामों में एक दिन में 14 से 15 हजार श्रद्धालु ने दर्शन कर रहे हैं। इस बार भी यात्रा श्रद्धालुओं की संख्या में नया रिकॉर्ड बनाते नजर आ रही है। चारधाम यात्रा में इस बार मॉनसून ने काफी खलल यात्रा में डाला है। बावजूद इसके चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं के उत्साह में कमी नहीं देखी गई। वहीं लगातार आ रही आपदा के बावजूद शासन प्रशासन ने श्रद्धालुओं को सुरक्षित रखने के लिए दिन रात एक कर दिया था। बतौर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि चारधाम यात्रा के दरमियान इस बार आपदाओं का प्रकोप काफी रहा। बावजूद इसके श्रद्धालुओं की संख्या में कमी नहीं आई। जहां पर भी आपदा के कारण सड़क टूट गई थी, वहां फिर से सड़कों का पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है और कहीं कहीं कार्य भी पूरा हो चुका है। साथ ही पर्यटन उप सचिव ने भी पर्यटन और चारधाम यात्रा को लेकर भविष्य में और बेहतर यात्रा करने को लेकर दावा किया है। साथ ही प्रधानमंत्री की योजनाओं के चलते आने वाले समय पर विभाग कई कामों को कर रहा है ताकि प्रदेश में पर्यटन गुलजार हो सके। हम तो श्रद्धालुओं से कहेंगे कि मौसम फोरकास्ट को उसकी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही यात्रा को आगे बढ़ाएं और निश्चित रूप में सड़कें हमने खोली हैं। गड्ढे सड़कें में पड़े हुए हैं क्योंकि धीरे धीरे उसको हम रिपेयर कर रहे हैं। बरसात भी आपको पता है कितनी अतिवृष्टि हुई है, जिससे बहुत ज्यादा बादल फटे हैं, बहुत कुछ नुकसान हुआ है पहाड़ को। तो माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से लगे हुए हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि नदी के बीच में जो मलबा आता है तो उसकी ड्रेजिंग करना और चैनलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। तो ये साइंटिफिक है, अगर उसको हम नहीं करेंगे तो नदी अगल बगल बहेगी और बगल के अंदर अगर सड़क है तो सड़क को वॉश आउट कर जाएगी। भारत सरकार और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो उत्तराखंड में यात्राएं हुई हैं, जो जब आते हैं वो तो वो कुछ ना कुछ हमें एक नई सोच देते हैं। उसी के संदर्भ में जो विंटर टूरिज्म की एक विचार है कि जो शीतकाल में भी हमारे यहाँ पर्यटक आए, और इसी प्रकार एक विचार है कि उत्तराखंड को एक वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी स्थापित किया जाए। तो ये सारे प्रयास हैं जिसके तहत जो हमारा पर्यटन का दायरा है वो और विस्तृत हो, और जो पीक सीजन के कारण जो समस्याएं होती हैं कि एक ही स्थान पे एक ही समय पे बहुत ज़्यादा संख्या में अगर लोग पहुंचते हैं तो उससे उन आने वाले हमारे जो आगंतुक हैं उनको भी तकलीफ होती है, अतिथियों को भी दिक्कत होती है, और साथ ही साथ जो स्थानीय लोग वहाँ रह रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा परेशानियां होती हैं। इस बार दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या केदारनाथ 2024 में 16,51,880, 2025 में 16,08,744,
बद्रीनाथ में 2024 में 14,35,401, 2025 में 14,20,518, गंगोत्री 2024 में 8,18,273, 2025 में 7,75,001, यमुनोत्री में 7,14,779, 2025 में 6,06,106, हेमकुंड साहिब में 1,83,592 और 2025 में 2,68,208। एक तरफ सरकार यात्रा बेहतर और सुख सुविधाओं से भरपूर रिकॉर्ड तोड़ती व्यवस्थाओं का हवाला दे रही है, तो वही विपक्ष ने सरकार की कमियों को बताने का भी काम शुरू कर दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का कहना है कि यात्रा को सरकार ने एक मजाक के तौर पर बना लिया है। यात्रा में रिकॉर्ड जरूर देखे जा रहे हैं, लेकिन पहाड़ के लोगों को इस यात्रा से कितना लाभ मिल रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। चारधाम यात्रा में कितने लोग आ रहे हैं, ये मेरा इससे कोई सरोकार नहीं है। मेरा सरोकार इससे है कि किस तरीके की सुविधाएं आए और किस तरीके के माहौल को देखकर यहाँ से लोग जाएं। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि मेरे उत्तराखंड को इस चारधाम यात्रा से क्या मिलने वाला है। क्या जो छोटे मझोले दुकानदार हैं, टैक्सीज हैं, होटल्स हैं, होम स्टेज है, उनको काम मिलेगा या नहीं मिलेगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सुबह यूपी से चलें, शाम को बद्रीनाथ पहुँचें, रात को पूजा करें और सुबह वापस आप यूपी पहुंच जाएं? यही हो रहा है। जो पुरानी सरकार ने कांग्रेस की ये तय किया था कि अगर चारधाम यात्रा में कोई आएगा तो उसको कम से कम 10 दिन में उस यात्रा को पूरा करना है। देखिए, जिस प्रकार से राज्य सरकार जो है खोखले अपने दावे पेश कर रही है कि चारधाम यात्रा में पिछले वर्ष की भांति जो है इस वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हुई है, किंतु अगर धरातल पर आंकड़े देखे जाए तो पिछले वर्ष की भांति जो है इस वर्ष आंकड़ों में कमी आई है। और साथ ही मैं ये कहना चाहूंगी कि चारधाम की यात्रा का जो महत्व है उसको बिल्कुल भी नहीं नकारा जा सकता है। बात करें अगर राज्य सरकार की कि चारधाम की यात्रा के लिए उनकी किस प्रकार की तैयारियां रही है, तो तैयारियों में जो है बहुत सारी त्रुटियां पाई गई हैं। इतना जब उनको ये पूर्व में ही पता होता है कि इतने लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया गया है, तो उसी के हिसाब से यात्रा की तैयारियों में चाहे सड़कों की बात करें, चाहे उनके ठहरने की सुविधाएं की बात करें, चाहे आवागमन की बात करें, हर जगह जो है कमी पाई गई है। देखिए, धर्म के नाम पर भी अगर कांग्रेस इस तरह की बयानबाजी करती है तो मुझे नहीं लगता कि उनकी मानसिकता से छोटा कुछ और भी ऐसी कोई सोच होगी। कहीं ना कहीं इस यात्रा में उत्तराखंड को फ़ायदा हुआ है। कहीं ना कहीं हमारी आर्थिकी से ये यात्रा हमेशा जुड़ी रहती है और इतनी आपदाएं आने के बावजूद, इतना हमारे प्रदेश के अंदर इतनी जो बरसात रही उसके बावजूद भी अगर यात्री श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं तो ये सफलता, ये जो यात्रियों का जो आने का जो सिलसिला था जारी रहा, वो पुष्कर सिंह धामी जी की मेहनत, उनकी लगन और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे उनको व्यवस्थाएं देने की, उनको सुविधाएं देने की और इस यात्रा को सुचारू तरीके से चलाने के लिए जिस तरीके से दिशा निर्देश पुष्कर सिंह धामी जी ने दिए थे। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।